ओके। सो कैलकुलेशन को समझने के लिए ना हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं। हम बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट अगर हम निकाल लें तो उसको इसको समझने के लिए ना हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं, सही समझने के लिए। लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है अगर तुम मान लो कि भाई जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर चीज़ें गिवन होंगी, सही है। सो प्रोटॉन हमारे पास है, सही है। उसका मास मैंने तुम्हें दिया हुआ है 1.007 यू। एंड न्यूट्रॉन है, उसका मास मैंने तुम्हें दिया हुआ है 1.008 और 9। ओके, यू। एंड मैंने तुम्हें यूरेनियम दे दिया। ओके, यूरेनियम, सही है। एंड यूरेनियम हैज़ एक्चुअल मास ऑफ 235 35.123। सही, मैंने तुम्हें ये तीन चीज़ें दी हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी। और सबसे पहले चलो मास डिफेक्ट निकालते हैं, सही है। सो सबसे पहली चीज़ आपने निकालना है भाई, फाइंड द मास डिफेक्ट। ओके। अच्छा, अब मास डिफेक्ट जो होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, आपको पता है कि भाई जो भी थ्योरेटिकल मास है और जो भी कैलकुलेटेड मास आएगा उन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी कर लेते हैं। सो मास डिफेक्ट के लिए अब आपके पास यूरेनियम है, सही है। यूरेनियम के अगर आपको वो पता है, न्यूक्लियर नोटेशन पता है तो आप सही है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 235 और 92। राइट। सो दिस मीन्स के यूरेनियम कंटेन प्रोटॉन नंबर ऑफ 92 एंड न्यूट्रॉन ऑफ 143। राइट, सिर्फ तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके। सो अब अगर मैं एक्चुअल थ्योरेटिकल मास निकालूं, सो ये वो मास है जो कि थ्योरेटिकल मास है, सही है। तो वो किसके बराबर होगा, 92 प्रोटॉन है, सही है। सो उनको मैं प्रोटॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट वुड गिव मी 1.007, सही है। प्लस जो न्यूट्रॉन है उनको मैं न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है। दैट वुड गिव मी 1.009। ओके। सो ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, कैलकुलेटर लेके बैठो, सारा कैलकुलेटर लेके बैठी हो। यस, एनीबडी, कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है? 236.931. ओके। सो 931. 236.1931, फाइन। सो नहीं नहीं, ये 19. Only 931. 931, फाइन, सही है। सो ये इसका थ्योरेटिकल मास आ रहा है, एक्चुअल मास इसका गिवन है आपको। सो सारा जरा वो निकाल दोगे, चेंज इन मास, दैट वुड बी 236.931 माइनस 235.123, हाउ मच? यस, कितना आ रहा है? 1.808. 1.808 in the form of U, right? U तुम्हें पता होना चाहिए कि it is basically the unified atomic mass, यानी 1/12, यानी कार्बन 12 के आइसोटोप का मास है, सही। अच्छा जनाब, खैर। तो ये मेरे पास इसका इतना चेंज इन मास आ रहा है, राइट। सो ये हमने निकाल लिया मास डिफेक्ट, सही। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। ओके। सो बाइंडिंग एनर्जी, जब भी आपको मास और एनर्जी को रिलेट करना होगा, यू विल ऑलवेज यूज दिस रिलेशन, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर्ड, सही। मैंने आई होप सो मैंने ऊपर कहीं बताया होगा, हाँ ये रहा, सही। और वो मेरे पास रिलेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो उसका रिलेशन वो आप जो है वो इससे निकाल पाओगे, राइट। यहाँ पे आपके पास दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी,
बाइंडिंग एनर्जी, सही है। और दिस इज द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ओके। एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। स्पीड ऑफ लाइट, सही। अच्छा जनाब, डेल्टा भी पुट करना चाहो डेल्टा भी पुट कर दो, सही। सो अब अगर आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, सो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? E इज इक्वल्स टू, डेल्टा एम हमारे पास आ रहा है 1.8, 1.808, सही है। और U की फॉर्म में आ रहा है, राइट। और तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 एक्सपोनेंट 8 से, सही। सो अब ये तुम्हारे पास जो एनर्जीज आएगी वो जूल्स के अंदर नहीं आएगी, सही। तुम्हें यूनिफाइड एटॉमिक मास, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास की वैल्यू यानी यू की वैल्यू तुम्हें पता है, यू इज बेसिकली द यूनिफाइड एटॉमिक मास unit and it has a value of 1.67 uh, exponent negative 27 kgs, सही। यानी 1 u is equivalent to that value in kgs, okay। so ये basically इससे convert करने के लिए काम आता है, kg से इधर इधर convert करने के लिए काम आता है, सही। it's basically 1.66 not 7, सही। 1.66, ओके। अच्छा जी, सो जहाँ पे u है तुम u को रिप्लेस कर दो बस, सही है। u को तुम रिप्लेस कर दो, सही है, एज 1.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27। ज़रा मुझे अब एनर्जी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर दो प्लीज से, एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही 2.7011 into 10 to the power minus 10. है? एक्सपोनेंट नेगेटिव 10, फाइन। दिस इज द जूल्स, दिस इज इन जूल्स, ओके। ये तुम्हारे पास आ गई। अब ये बेसिकली तुम्हारे पास आ रही है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सही। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है कि अगर आपको किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, सही है, किसी न्यूक्लियस को टीयर अपार्ट करना है, बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे उनके न्यूक्लियॉन को ले जाना है, सही है, तो यू हैव टू पुट इन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उससे जो है वो ब्रेक हो जाएगा न्यूक्लियस, राइट। अच्छा, अब हमारे पास एनर्जी के, ये तो हम जो बिगर लेवल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो एनर्जी का यूनिट हम जूल लेते हैं, लेकिन स्मॉलर लेवल पे जो हम काम करते हैं तो एनर्जी का यूनिट हम जूल्स नहीं लेते बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, सही। तो तुम्हें कन्वर्जन आनी चाहिए, जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन, ओके। सो जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन का सीन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मत पढ़ना प्लीज इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 जूल्स, ओके। कभी कभार आपसे बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हो जाएगा आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 13 जूल्स, ओके। कभी कभार आपसे बोल देता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल दो, सही है। सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 16 जूल्स, ओके। और अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे हैं, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10 जूल्स, ओके। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है तुम्हें कन्वर्जन पता होनी चाहिए, तुम जो भी इसको जिस तरह से भी कन्वर्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास जो है वो आपको उस तरह से आनी चाहिए कन्वर्जन, सही है। मतलब वो जो भी बोलेगा कन्वर्ट कराने के लिए तुम्हें उसके हिसाब से जो है वो कन्वर्जन आनी चाहिए, सही।
ओके जनाब। एक और हम ले लेते हैं। सही। चलो। और एक और अगर हम ले लें, एक दो। सही है, फाइन। सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारे सिलेबस में आ रहा होता है। ओके, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ जो तुमने वैल्यू निकाली है इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो तुम क्या करोगे? जस्ट तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें पता है कि भाई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली इक्वल टू 1.6 exponent negative 13 joules. Okay, and you have 2.701 joules. Okay, sorry, 2.701 exponent negative 10 joules. Okay, and this corresponds to how much मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तुम्हें निकालना है। सही। सो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और तुम्हारे पास जो बन जाएगा 2.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 13। सही। सो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी वो वैल्यू, निकाल दो कितनी आती। कोई है निकालने वाला? Um, 1688.125. 1688.125। ओके। और ये आपके पास आ रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। सो ये आपके पास जो है ना इस तरह से चीज़ आ गई। सही हो गया, एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हैं। मास डिफेक्ट निकाल दो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। सही है। तो अब कभी अगर उसने बीच में क्वेश्चन हाइड कर दिया कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, तो उसकी फॉर श्योर सी बात है मास डिफेक्ट को पहले निकलवा रहा होगा। ओके। अच्छा, अब अगर मैं एक आखिरी क्वेश्चन वो तुमसे इस तरह से पूछेगा कि तुम्हें जो है ना निकालना होगा कि भाई फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैन कम ऑन, न्यूक्लियन। सही। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है जो भी बाइंडिंग एनर्जी आई है आपको उसको डिवाइड करना है न्यूक्लियन नंबर से। सही है। अब आपको पता है कि यूरेनियम के पास 235 न्यूक्लियन है, राइट? और यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है 1688। सही है, पॉइंट वट एवर 125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही। सो अगर तुमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, सो यू जस्ट नीड टू डिवाइड 1.688 1688.25 divided by 235। ओके, 235। ओके, सो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, ज़रा निकाल दो कितना बनता है। यस, हाउ मच? 7.1835. 7.1835। ओके फाइन, 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन। ओके। सो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आप यूज़ करते हो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ओके, ये याद रखना प्लीज़। सो बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is used to find the is used to find or is used to estimate the stability with other राइट। फाइंड के बजाय इज यूज टू कंपेयर लिख देते हैं। सही, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
सही, इज यूज टू कंपेयर द स्टेबिलिटी विद अदर एटम, राइट। लेट्स से मैंने तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें जो है ना 7.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें इसकी ये बाइंडिंग एनर्जी दे दी है। मेरे पास एक और एटम है लेंथेनम मान लो, सही है, लेंथेनम सही है, रिप्रेजेंटेड बाय एल ए, सही है, एंड 139, फाइन। सो अब इसकी मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है 7.92, सही 7.92, राइट। सो अब तुम इससे कंपेयर कर सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लेंथेनम वो ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम से, राइट। तो इसका मतलब है कि बाइंड लेंथेनम इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम, राइट। तो तुम ये कह सकते हो, सही कंपैरिजन इस तरह से होगा तुम्हारे पास, सही हो गया ना। सो तुम कह दोगे कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन uranium of uranium is less than binding energy per nucleon of lanthanum atom, सही है। So lanthanum lanthanum is more stable, ओके। ये तुम्हारे पास जो है एक्सप्लेनेशन आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, चलो अब कभी कभार तुमसे ये पूछ लेता है कि तुम जो है ना ये शो कर दो। तुमने क्या करना है, तुमने ये शो करना है कि भाई तुम्हारे पास अभी, पहले मैं तुम्हें ना ये सिखा रहा हूँ कि स्टेबिलिटी तुमने किस तरह से निकालना है और क्या क्या कुछ करना है, सही है। अच्छा, तुमसे कभी कभार इस तरह से पूछ लेते हैं कि शो दैट 1 U is equivalent to 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का आता है, और तुम्हें ये रटा हुआ होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान से नंबर आ जाएंगे इसमें, सही है। सो क्या करना है तुमने, अब 1 U का मतलब है तुम्हें मास डिफेक्ट एज 1 U की टर्म में दिया हुआ है, राइट। सो तुमने डायरेक्ट ठग से फॉर्मूला लगा देना है, E इज इक्वल टू MC², ओके। अब यहाँ पे M जो है वो 1 की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन U है, U को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो तुमने कन्वर्ट कर लिया 1.66 एक्सपोनेंट -27, सही है, एक्सपोनेंट -27, फाइन। और तुम इसको सॉल्व कर लोगे, सही है। ये आ गया, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता है 3 एक्सपोनेंट 8, राइट। अच्छा जनाब, ये तुम्हें पता है तुम्हारे पास जूल्स में आने वाला है, तो तुमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -13 कर दिया। सो तुम्हारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। जरा निकाल दो प्लीज, कितना बनता है आंसर। यस, हाउ मच। 3.1125 into 10 to the power -6. हमें ये शो करना है 930। So I think you have to multiply by 1.6 and 10 power -13. और फिर डिवाइड कर दिया। डिवाइड ही तो करना है, मल्टीप्लाई क्यों करोगे। I think square need, yeah. हाँ सॉरी, क्या बन रहा है, आ रहा है, सही आ रहा है। 933.75 आ रहा है। 5, फाइन फाइन फाइन, 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये हमें शो करना होता है 930, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, सही हो गया। ये तुम्हारे पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आते हैं, सही है। अच्छा जी, अब देखो इसी पैटर्न पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तुम्हें ये चीज़ जो है ना कैलकुलेशन में, तुम इसका रट्टा लगा लो ना, तुम्हें नहीं समझ में आता तुम इसका रट्टा लगा लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इन तरीके से स्टेप करने हैं, सही है। तो खैर हमने इसके भी और क्वेश्चन करने हैं, पहले हम जो है ना कुछ चीज़ें इनके रिएक्शन समझते हैं, सही है। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो एटम है वो अनस्टेबल है, राइट। और हमने कल बात की थी इसकी कि एटम अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो बहुत डिफरेंट है, राइट। तो अगर तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होने वाला होगा, सही है। अगर प्रोटॉन बहुत कम है
और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, राइट। और क्योंकि न्यूक्लियस छोटा है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग हुई तो नियर बाय एटम को अट्रैक्ट करेगा, सही है, तो इस वजह से भी ये अनस्टेबल है, राइट। और जिसके अंदर इनका प्रोपोर्शन इतना होता है। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो साइज पे डिपेंड करती है, तो अगर आपका साइज इतना बड़ा है कि न्यूक्लियर फोर्स बाहर तक नहीं जा रही, सही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब न्यूक्लियस का साइज इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस न्यूक्लियर फोर्स के बराबर है, तो आपका जो है वो बैलेंस है न्यूक्लियस, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होते हैं वो हमें दो टाइप के हमने देखने हैं, सही। एक हमारे पास है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, सही है। सो हमारे पास बेसिकली एक तो हमारे पास है फिजन, सही। दूसरा हमारे पास है फ्यूजन, फ्यूजन, सही है। और तीसरा हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, सही हो गया। दोनों सेम नाम है। अभी हमने जो है वो फ्यूजन और फ्यूजन पे बात करनी है, रेडियो एक्टिव डिके नेक्स्ट क्लास में आएगा, सही। अगर आप फिजन को देखो तो फिजन हमारे पास होता है, हम कहते हैं फिजन के अंदर, ओके। सो फिजन में हम कहते हैं कि भाई व्हेन a heavy and unstable nucleus, come on, nucleus breaks to form lighter and stable nucleus, lighter and stable nuclei by and emitting by the and emitting and emitting some energy, ओके। ये हमारे पास होता है फिजन, सही है। सो अच्छा, फिजन में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो बड़े न्यूक्लियस पे होता है, हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, राइट। सो अगर आप फिजन रिएक्शन देखना चाहो, सो फिजन के अंदर आपके पास, अगर हम उसकी इक्वेशन बनाएं, सही है। सो आपके पास जो है वो यहाँ पे हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, सही। उस हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस को जो है वो आप उस पर जो है ना कोई चीज़ फायर करोगे ताकि वो और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाए, अनस्टेबल हो जाए और वो ब्रेक हो जाए, राइट। मतलब आपको उसको मज़ीद अनस्टेबल करना है ताकि वो डिके हो जाए, वो हो जाए, ब्रेक हो जाए, सही। सो आप इस पर कोई प्रोटॉन या कोई कोई पार्टिकल फायर कर दो, सही है, फायर पार्टिकल, सही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हो जाता है डिके, या डिके नहीं कहो तुम, ब्रेक हो जाता है, और तुम्हारे पास जो है ना, अच्छा तुम्हारे पास जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस प्लस स्टेबल न्यूक्लियस प्लस एनर्जी, राइट, ये निकल जाता है, सही है। सो स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्म में कुछ चीज़ें निकलती हैं और एनर्जी आपके पास निकल जाती है, राइट। तो ये आपके पास जो होता है, आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास जो है ना रेडियो मतलब फिजन की एक जनरल इक्वेशन आप इसको कह सकते हो, सही। ऑल दो इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें नहीं देगा, लेकिन तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट, प्लस एनर्जी, राइट। ये तुम्हारे पास जो है सिंपल फिजन की वो है, सही है, यानी सिंपल फिजन की इक्वेशन है, सही है।
अच्छा याद रखना, फिजन के अंदर हमेशा जो प्रोडक्ट होने वाला है उसका मास रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, सही है। और अच्छा जी, इसको भी ज़रा देख लेते हैं, कोई एक रिएक्शन देखते हैं और उससे उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो चलो, या वही जो पुराना वाला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर इन्होंने चीज़ें कंप्लीट दी हुई थी। लेट मी, ओके फाइन। सो इन्होंने जो है ना, इन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, ज़रा मैं उस इक्वेशन को कोट करता हूँ। सही है, सबसे पहले इन्होंने हमें दिया हुआ है एक यूरेनियम एटम है, 235 92, सही। और उस पर जो है ना वो आपने एक न्यूट्रॉन फायर किया, सही, 1,0, सही। तो आपके पास जब ये रिएक्शन हुआ, सो रिएक्शन होने के बाद आपके पास बना मेलेबोडियम, राइट, 95 एंड 42, राइट, प्लस आपके पास बना लैंथेनम 139 एंड 57, प्लस आपके पास जो है न्यूट्रॉन निकले, सही है, और प्लस आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन निकले, राइट, सही हो गया। और अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें, सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें जो है ना यहाँ पे कोई 2 का फैक्टर लगाना पड़ेगा, सही, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, सही। अब देखो, जब आपके पास यूरेनियम एटम था, सही है, आपने इसको फायर किया, सही है, आपने इसको फायर किया टू, सही, आपने इसको फायर किया ताकि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाए, सही, टू मेक अनस्टेबल, सही, यानी इतना अनस्टेबल कि वो डिके हो जाए, सही है। ये आपके पास आ गई पहली चीज़। अच्छा जनाब, ये नहीं, खुद से डिके नहीं होने वाला, ये खुद से ब्रेक नहीं होने वाला, ये रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको डिके करवाना पड़ेगा, आपको अनस्टेबल करना पड़ेगा कि वो डिके हो जाए, राइट। अच्छा, रिएक्टेंट आपके पास यूरेनियम है और आपके पास जो है वो है अल्फा, न्यूट्रॉन है, और प्रोडक्ट आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन जो है चूंकि वो सिंगल है, अनबाउंडेड है, ओके, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होने वाली है, ओके। सो ये चीज़ आपने आपको पता होनी चाहिए, सही है। सो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ neutron will be zero, right? As it is separate nucleon, सही हो गया। सो सेपरेट न्यूक्लियन होने की वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो है, ओके। अच्छा, हमने प्रीवियस केस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी तो इसकी निकाली, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाल ली थी, सही है? और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमारे पास आ रही थी, अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो हमारे पास आ रही थी 1600, पता नहीं कितनी आ रही थी, वो 1688, ओके। सो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ रही थी 1688, ओके, 0.125, सही। यूरेनियम न्यूट्रॉन की कोई भी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होने वाली है। अच्छा, और मेलबोरियम की जो बाइंडिंग एनर्जी आने वाली है वो आपके पास हो जाएगी 768.55, राइट। और लेंथेनम की जो बाइंडिंग एनर्जी आने वाली है वो आपके पास हो जाएगी 139, सही है। सो दैट वुड बी, ये आपके पास आ जाएगी 1100.88, राइट। सो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है बहुत ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, राइट। और ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि आप जब न्यूट्रॉन को फायर कर रहे हो, अब हमें हमें यहाँ पे मास सेम होना चाहिए, हमें हमने पहले तो ये पता था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, सिस्टम के अंदर मास चेंज नहीं हो सकता, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, ये याद रखना प्लीज, राइट। सो फिजन रिएक्शन के अंदर हमेशा जो है ना रिएक्टेंट का मास स्मॉलर होगा, प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी जो होगी वो कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, सही। सो रिएक्टेंट
has less binding energy, right, than product, पहली चीज। ओके। अच्छा जी, है ना। अच्छा, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास मोर स्टेबल है रिएक्टेंट से, राइट। एज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, राइट। एक चीज हो गई, सही हो गया। अच्छा जनाब, लेकिन फिर आप ये सोचो कि भाई अगर तो मास कंजर्व ही नहीं रह रहा तो ये एनर्जेटिकली कैसे पॉसिबल है? जब मतलब एनर्जी वायलेट हो रही है तो एनर्जेटिकली कैसे पॉसिबल है? तो आप यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हाउ दिस इज एनर्जेटिकली पॉसिबल, सही। तो उसका रीज़न ये कि भाई आपके पास, आपने जब न्यूट्रॉन को फायर किया, सो न्यूट्रॉन की ऑल दो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, बट न्यूट्रॉन को फायर किया तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। सो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इनकी बाइंडिंग एनर्जी जब आप मिलाओगे तो आपके पास जो है वो जो सम ऑफ द यानी जो टोटल एनर्जी आएगी रिएक्टेंट साइड पे और जो टोटल एनर्जी आएगी प्रोडक्ट साइड पे वो बैलेंस हो जाएगी, राइट। सो आप यहाँ पे जो जो बात करते हो वो ये बात करते हो कि भाई मास एनर्जी, mass energy is, ये mass energy are conserved in this reaction, okay। सही, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई यूरेनियम को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी पोटेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो एनर्जी जो है वो बेसिकली यहाँ पे आ रही है। अब यूरेनियम का मास कम है, प्रोडक्ट में जो चीज़ें आ रही हैं उनका मास ज़्यादा है, राइट। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपने इनपुट दिया हुआ है, राइट। और आपको पता है कि मास सिर्फ बराबर नहीं होना चाहिए बल्कि मास और एनर्जी बराबर होनी चाहिए, राइट। सो हमने कहा कि मास एनर्जी आर कंजर्व इन दिस रिएक्शन, राइट। सो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि mass of uranium is lesser, सही, but kinetic energy of alpha particle will contribute in the mass. So mass energy of reactant, so it should be equal to total mass of the product, right? Product, सही है। Sir, can you repeat this point again? समझ नहीं है। देखो, आपके पास जो है प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है रिएक्टेंट के मास से, सही हो गया पहली चीज़। यानी अगर आप जो है ना मास डिफेक्ट निकालोगे तो आपको प्रोडक्ट का मास ज़्यादा मिलेगा, रिएक्टेंट का मास कम मिलेगा, सही है। मास डिफेक्ट का मतलब है इनके प्रोटॉन और इनके न्यूट्रॉन्स को जो है ना ऐड अप करके जी। मतलब उससे मास आएगा प्रोडक्ट का, और इसी वजह से इनके प्रोटॉन और इनके न्यूट्रॉन को जो है ना इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसका यूरेनियम का एक्चुअल मास आएगा, राइट। तो जब आप वो निकालोगे तो आपके पास जो मास आएगा प्रोडक्ट का, दैट विल बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम ये होगा, तुम इसको भी कंसिडर कर लो, कोई मसला नहीं होगा, सही है। इट विल अगेन गिव यू ग्रेटर मास, ओके। तो अब मसला ये है कि हम ये पढ़ते थे पहले कि जो हमारा नॉर्मल जो रिएक्शन होता था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम के अंदर, राइट। लेकिन यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो यहाँ पे कंजर्व नहीं है, सिर्फ मास कंजर्व नहीं है, राइट। क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मास कम था, यहाँ पे आते आते मास बढ़ गया, राइट। कहाँ से मास आया फिर? सही है। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन था, जिस न्यूट्रॉन को आपने फायर किया इस यूरेनियम एटम पे, इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, राइट।
और इसकी काइनेटिक एनर्जी को जब आप मास मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को जब आप ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से मास निकालोगे ना उसकी काइनेटिक एनर्जी का, तो ये जो मास आएगा इससे, और जो इसकी इसका जो मास होगा जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, सो विल गेट द मास ऑफ दिस, मतलब मास इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पे आपके पास मास है ये, और इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, राइट। सो मास एनर्जी यहाँ से और यहाँ से आप पूरा मास ले लो, सो ये आपके पास बराबर होंगे, ओके। सो मास एनर्जी जो है वो आपके पास इक्विवेलेंट है, सही हो गया, क्लियर है। और अगर यहाँ से भी Yes. एनर्जी निकल रही है, सो आप फिर मतलब राइट साइड का मास एनर्जी ले लो पूरा, और लेफ्ट साइड का मास एनर्जी ले लो, एंड बोथ शुड बी इक्वल, ओके। ये आपके पास लॉ होता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ मास को नहीं देखते, मास एनर्जी दोनों को लेते हैं, ओके। और इस वजह से ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है, राइट। अगर आप सिर्फ मास को देखोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर हो गया। फिजन रिएक्शन समझ में आ जाता है। चलो, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन की, सही है। सो अब देखो, जितने भी केसेस होने वाले हैं फिजन के अंदर, तो वहाँ पे जो उसका प्रोडक्ट होगा उसका मास हमेशा ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का मास हमेशा कम होगा, और जो एडिशनल जो मास आ रहा है वो बेसिकली कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा, राइट। कोई ना कोई फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट होकर मास बना रही होगी, राइट। कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, बस सिर्फ तुम्हें ये देखना है, राइट। वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर बता देगा कि समथिंग इज मूविंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, और वो ब्रेक हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुम्हें हिडन मिलेगा, राइट। तुमने उस एनर्जी को पिक करके तुम्हें पता होना चाहिए कि मास एनर्जी ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द मास एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। चलो, यहाँ तक हमारे पास हो गया फिजन की सारी कहानी, ओके। अब आ जाओ फ्यूजन पे, सही। अच्छा, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था कि फिजन जो हमारे पास अनस्टेबल होता है, वो मेरे पास हैवी हैवी न्यूक्लियस है, राइट। सो प्रोटॉन प्रोटॉन repulsion, okay. So proton repulsion is what makes the heavy nucleus unstable, okay। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, सही। Unstability due to proton repulsion, okay। अच्छा, अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है फ्यूजन, ओके। सो फ्यूजन की अगर हम बात करें, सो फ्यूजन के अंदर हम कहते हैं when light and unstable न्यूक्लियाई, अच्छा न्यूक्लियाई प्लूरल है न्यूक्लियस का, ओके। लाइटर एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई combine together to form heavy and stable nucleus and gives out huge energy, सही। सो ये आपके पास जो होता है फ्यूजन रिएक्शन होता है, राइट। दोनों केसेस के अंदर एनर्जी निकलेगी, ओके। लेकिन फिजन के अंदर कम एनर्जी निकलती है, फ्यूजन के अंदर ज़्यादा एनर्जी निकलती है, राइट। लेस एनर्जी रिलीज, कम ऑन, राइट। और इसके अंदर जो है वो ह्यूज एनर्जी रिलीज सो ये तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा होती है फ्यूजन के अंदर, ह्यूज एनर्जी रिलीज, ओके। ये दो चीज़ें तुम्हारे पास, ओके। अच्छा, और फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपके पास जो है वो लाइटर और अनस्टेबल। अब फ्यूजन के अंदर जो लाइटर और अनस्टेबल होंगे, वो क्यों लाइटर होंगे, वो क्यों अनस्टेबल होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब जो उसके अंदर साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, राइट। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है, तो अगर छोटा न्यूक्लियस होगा, सो फोर्स जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, राइट। नियर बाय एटम को अट्रैक्ट करने लगेगी, राइट। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो फिर वो जो है ना फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करेगी, राइट। और अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो सारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं एक्ट कर पा रही होगी, बल्कि छोटे से रीजन के अंदर एक्ट कर पा रही होगी, राइट। तो उसकी वजह से ये तुम्हारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, ओके। सो अच्छा जनाब अच्छा जी, सही है, सही है, सही है, सही है।
तो अच्छा, अगर हम एक न्यूक्लियर फ्यूजन लिख लें। फ्यूजन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो इस तरह से मिल जाएगा। सही। सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपको, लेट्स से हम ले लेते हैं ड्यूट्रियम ले लेते हैं। सही। हमारे पास जो है ड्यूट्रियम। सही है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर वो है, क्या बोलते हैं अपना, ये सारे जो है ना रिएक्शन स्टार्स पे परफॉर्म होते हैं, स्टार पे, एसन पे। सही, तो पता है फ्यूजन तुम पढ़ के आ रहे हो। सही। सो ड्यूट्रियम प्लस हाइड्रोजन जब मिलते हैं, सो तुम्हारे पास जो है वो हीलियम बनता है। सही, हीलियम 3 बनता है। सही। और हीलियम 3 और 1, 3 और 2। सही। और तुम्हारे पास फिर जब वो यानी जब ये यानी हीलियम 3 न्यूक्लियस ड्यूट्रियम से दोबारा से रिएक्ट करता है, तो फिर जो है वो हीलियम 4 बनता है और एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। सही है। ये एनर्जी। सही है। सो अब ये तुम्हारे पास जैसे दिया हुआ है इन्होंने। सही है। तो अब इस केस के अंदर जो है वो तुम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो, राइट? अगर तुम्हें डाटा दिया वो सही है, तो तुम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। सही है। अगर हम चलो दे दें, वैल्यूज दे दें। सही है, निकाल लेते हैं थोड़ा सा। सो हीलियम का मास मैंने दिया हुआ है, हीलियम का मास इन्होंने में दिया हुआ है 3.01605। ओके। यूनिफाइड एटॉमिक मास की फॉर्म में। सही। प्रोटॉन का मास दिया हुआ है 1.00728। एंड इसका मास दिया हुआ है 2.01410। ओके। ज़रा ये ज़रा इनके मास को ऐड करो, रिएक्टेंट के मास को ऐड करो और प्रोडक्ट से माइनस कर दो। सही है। तो तुम्हारे पास जो है ना वो तुम्हें चेंज इन मास मिलेगा कुछ। चेंज इन मास कितना आ रहा है? मास डिफेक्ट कितना आ रहा है? यस। कोई कैलकुलेट कर रहे हैं? सो मेरे पास जो है वो यहाँ से वैल्यू आ रही है 3 पॉइंट। 5.33 सॉरी। 5.33 into 10 to the power minus 3. सही है। 5.33 एक्सपोनेंट -3। फाइन। और ये मेरे पास आ रही है यूनिफाइड एटॉमिक मास के अंदर, राइट? और अगर मैं इससे जो है ना वो एनर्जी एनर्जी रिलीज निकालना चाहूँ, सही है, इन जूल्स के अंदर, तो मैं क्या करूँगा? अम, उसको ऊपर ले जाते हैं। सही है। सो ई इज इक्वल्स टू MC² लगा देते हैं। सही है। ये हमारे पास आ रहा है 5.33 एक्सपोनेंट -3, राइट? और इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.66 एक्सपोनेंट -27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही, टू कन्वर्ट इनटू केजी। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 और इसका स्क्वायर। ओके। सो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी आ रही है? 7.963 into 10 to the power minus 13. एक्सपोनेंट -13। सही हो गया। और तुम इसको जो है बस ये जूल्स के अंदर आपके पास एनर्जीज आ रही है। सही है। चलो। सो ये हमारे पास जो है, अब फ्यूजन की हमने एक रिएक्शन देख लिया और उसकी हमने एनर्जीज देख ली। सही। एक आखिरी चीज़ बाकी है, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। सही है। और वो है हमारे पास इनका कर्व। सही। और वो कर्व इस तरह से आपके पास बनता है। कर्व ज़्यादातर पेपर में दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ चीज़ें मार्क करनी होती है। सही है। सो सही। सो अब यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोटॉन नंबर दिए, न्यूक्लियॉन नंबर दिए हुए होंगे 8। सही। और यहाँ पे आपके पास
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई होगी। सही। ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी हुई होगी, ज़्यादातर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। और जो कर्व तुम्हें दिखेगा ना, वो कर्व तुम्हें इस तरह से दिखेगा। हम्म, सही है। और कुछ स्पाइक्स आती, सही, कभी दी हुई होती है और कभी नहीं दी हुई होती। यार सीधी लाइन नहीं बनानी ना। सही। ओके। सो तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनता है। ओके। जो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होने वाला है, हम्म, ये वाला जो पॉइंट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी वाला पॉइंट। अबे लो, कम ऑन। सही है। और यहाँ से अगर तुम इसको कहें तो यहाँ पे ले आओ। सही। सो ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी वाला पॉइंट होने वाला है। ये आ गया, परफेक्ट। सही। और ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो ज़्यादातर वो हमारे पास आयरन होता है, 56। सही। Fe। ओके। अच्छा। अब जो बेसिकली इस आयरन से पहले के न्यूक्लियस है, सही है, वो सारे फ्यूज होते हैं स्टेबल होने के लिए। और आयरन के बाद वाले जो न्यूक्लियस हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, फिजन होती है, और वो जो है ना स्टेबल होते हैं। राइट। ये तुम्हें बस पता होना चाहिए। सही। इसी वजह से जो सन या स्टार्स पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो सारे जो है ना वो आयरन पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। ओके। तो वो मतलब पहले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं, वो कंबाइन होता है, हीलियम बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें बनते 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 जब वो उस पे पहुँचते हैं, ऑक्सीजन पे पहुँचते हैं, तो ख़त्म हो जाता है। सही हो गया। सो ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर जो है वो फ्यूजन होगी, सॉरी फिजन, फिजन होगी। राइट। और इधर जो है वो फ्यूजन होगी। कम ऑन। फ्यूजन। सही। अच्छा, अब अगर इसके अंदर ना सिर्फ तुम्हें मार्किंग करनी होती है। सही। अब लेट्स से अगर मैं तुम्हें जैसे हमने एक ये पढ़ा, सही, अभी तुम्हारे पास यूरेनियम है, मेल्बोरियम है और लैंथेनम है। राइट। सो अगर तुम्हें इसको मार्क करना हो तो तुम किस तरह से मार्क करोगे? तुम्हें पता है कि भाई यूरेनियम, अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इक्वेशन को। यार, सर मेरी क्लास रुक गई है। यार बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में end करने लगो। सही, एक ही इक्वेशन है। सही है। तुम्हें अगर यूरेनियम को मार्क करना है, लैंथेनम को और मेल्बोरियम को मार्क करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? यूरेनियम सबसे एंड पे होना चाहिए। सही है, देयर शुड बी यूरेनियम। सही है। उसके बाद लैंथेनम होना चाहिए क्योंकि उसका न्यूक्लियर नंबर ज़्यादा है। सही है। सो लैंथेनम आ गया, La। सही है। और उसके बाद जो है वो तुम्हारे पास मेल्बोरियम होना चाहिए, Mo। राइट। इसी तरीके से जो ऊपर हमने रिएक्शन देखी है, हाइड्रोजन और हीलियम और जो है ना ड्यूट्रियम, सो तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन आ रहा होगा, 1 1। राइट। और यहाँ पे कहीं तुम्हारे पास जो है वो ड्यूटियम आ रहा होगा। सही है, 2 1। राइट। और यहाँ कहीं आगे जाके जो है वो हीलियम आ रहा होगा, He3 2। ओके। एंड जो सारी जो रिएक्शन से तुम देख पा रहे हो कि जो प्रोडक्ट है वो जो है ना टूवर्ड द आयरन अप्रोच कर रही है। राइट। और वो ज़्यादा स्टेबल होती जाएंगी। राइट। सो बस यहाँ तक हमारी कहानी थी, और यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट कल की क्लास में इसके क्वेश्चन करने, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर रेडियो एक्टिविटी और डिके वगैरह वो हमने नेक्स्ट वीक देखना है, तो उसके बाद फिर वो वाली चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। राइट। चलो, बस। चलो जी, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Enough. अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।